Hey guys, so this is the first episode of Squad Analyze series for IPL 2025. इस वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड को एनालाइज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो डेली क्रिकेट कंटेंट के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आईपीएल के लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, ऑक्शन के सारे अपडेट्स हमने आपको वहां पे दिए। अब जो भी स्केड्यूल होगा या फिर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या फिर कोई भी अपडेट आता है आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाना चाहूँगा। तो देखो, क्रिकेट में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैटिंग और बॉलिंग। तो इस वीडियो में हमने दोनों डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बैटिंग लाइनअप पे नज़र डालेंगे। बैटिंग को भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स एंड लोअर ऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे ओपनर्स में क्या ऑप्शन है, देन मिडिल ऑर्डर में क्या ऑप्शंस हैं, देन लोअर ऑर्डर में क्या ऑप्शंस है। इसके बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट पे चलेंगे, यानी कि बॉलिंग। बॉलिंग को भी हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, वो गेंदबाज जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, देन स्पिनर्स एंड देन डेथ बॉलर्स। तो एक एक करके हर एक सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे ताकि स्क्वाड को हम अच्छे से जान पाएं, स्क्वाड के एक एक प्लेयर को हम डिटेल में जान पाएं, एग्जैक्टली किस पोजीशन पे कितने सारे ऑप्शंस है। बिकॉज तभी हम जजमेंट दे पाएंगे कि ये ओवरऑल ये स्क्वाड कैसा दिख रहा है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम बैटिंग लाइनअप से। बैटिंग लाइनअप में जो सबसे हमारा पहला सेक्शन है वो है ओपनर्स का। नाउ चेन्नई सुपर किंग्स के 2 ओपनर्स ऑलमोस्ट कंफर्म है, आप कह सकते हो 99% कंफर्म है, ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेवन कॉनवे। देखो, इसमें कोई पावर हिटर नहीं है, बट ये मोस्ट रिलायबल ओपनिंग पेयर है, आप कह सकते हो। आप किसी भी टीम से कंपेयर कर लो, कलेक्टिवली शायद ये दोनों आपको सबसे ज्यादा रन्स बना के दे। आप बाकी किसी भी ओपनिंग पेयर से कंपेयर करो तो। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालें तो रचिन रविंद्रा है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो डेवन कॉनवे के। एंड देखो, इनिशियल मैचेस में ओपनिंग पेयर कंफर्म है जैसा मैंने बोला, बट बाई चांस अगर डेवन कॉनवे अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो शायद आपको 4-5 मैचेस बाद ऐसा देखने को मिले कि चेन्नई सुपर किंग्स रचिन रविंद्रा को प्ले करते हुए दिखे। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि रचिन रविंद्रा हमें मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ओपनिंग में भी रचिन रविंद्रा एक ऑप्शन होंगे। और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो राहुल त्रिपाठी का भी ऑप्शन होगा। देखो, बहुत लोग अगर नहीं जानते हैं तो राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते थे पहले आईपीएल में, और वो भी धोनी के अंडर ही करते थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, मुझे याद है। एंड बहुत विस्फोटक बल्लेबाज थे उस टाइम पे, जैसे पावर हिटिंग करते थे, तेजी से रन बना के देते थे। वो सीज़न मुझे याद है, उस टाइम पे जो पुणे की टीम थी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स थे नहीं जो ज़्यादा तेज रन बनाते थे। बिकॉज आपके लाइनअप में अगर जॉर्ज बेली, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर हों तो वो उतना तेज खेलते नहीं है। लेकिन राहुल त्रिपाठी उस सीज़न में भी अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते थे। धोनी के अंडर ही वो ओपनिंग कर चुके हैं और धोनी को खासा पसंद भी हैं, तो शायद ऐसा देखने को मिले कि आपको ये ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। लो चांसेस है, बट ये एक ऑप्शन होंगे। ओपनर्स में एक फाइनल ऑप्शन भी है चेन्नई के पास, विच इज सैम करन। इफ यू डोंट नो तो चेन्नई इनको एज ओपनर पहले भी प्ले कर चुका है। अब वो बात अलग है कि उस सीजन में चेन्नई का हालत कुछ खास था नहीं, मतलब कुछ ऑप्शन खास बचे नहीं थे चेन्नई के पास, तो उन्होंने सैम करन से भी ओपनिंग कराया था। तो अगर आपको ये ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, यानी कि आप समझ जाना कि उस सीजन में या फिर इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हालत कुछ सही नहीं है। तो ये ओपनिंग ऑप्शंस है। ओवरऑल देखो, ओपनर्स अच्छे हैं। आपके जो 2 मेन ओपनर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, मतलब आप जैसे मैंने बोला ना कि ये मोस्ट रिलायबल ओपनिंग पेयर है, यानी कि इनसे हम भरोसा रख सकते हैं कि ये आपको रन बना के देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आपके पास और भी ऑप्शंस है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि कॉनवे अच्छा नहीं करते हैं तो आप रविंद्रा को प्ले कर सकते हो, आप त्रिपाठी को भी एज ओपनर प्ले कर सकते हो। तो ओपनिंग जो पेयर है चेन्नई सुपर किंग्स का, वो तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा मिडिल ऑर्डर का। अब मिडिल ऑर्डर में चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भरे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। बिकॉज दुबे के अलावा इनके पास कोई प्रोमिनेंट बैट्समैन है नहीं मिडिल ऑर्डर में, अगर आप देखो तो इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना 3, 4, 5 बताना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से 3 पे आपको राहुल त्रिपाठी, 4 पे शिवम दुबे एंड 5 पे दीपक हुडा, फिर 4 पे दीपक हुडा और 5 पे शिवम दुबे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन और क्या ऑप्शंस हैं उस पर नजर डालें तो सबसे पहले रचिन रविंद्रा,
एज ओपनर भी चेन्नई प्ले कर सकती है, चेन्नई इनको मिडिल ऑर्डर में भी प्ले कर सकती है। अगर चेन्नई ऐसा चाहती है कि डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा दोनों खेले, जो कि बहुत लोगों का भी मानना है कि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, तो रचिन रविंद्रा शायद आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिख जाए, तो ये भी एक मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन रहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, नूर को इतना पैसा देके खरीदा गया है, पथी राणा 100% खेलने वाले हैं और आपको सैम करन की ज़रूरत है, आप मानो चाहे ना मानो। अगर आपको अपने फास्ट बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज स्पिन आपके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सैम करन के साथ ही जाना चाहिए। सैम करन आपके फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज ऑलराउंडर होने चाहिए रचिन रविंद्रा से ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो रचिन नहीं खेलेंगे, बट ये भी एक ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है विजय शंकर का, तमिलनाडु के ही प्लेयर हैं, यानी कि चेन्नई ने एक लोकल बॉय को खरीदा है। एंड फिलहाल मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख रहा था, वहाँ पे बड़ौदा और तमिलनाडु का मैच चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने खासा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अराउंड 20 बॉल पे इन्होंने 40 रन बनाए थे 200 के स्ट्राइक रेट से, तो अच्छी खबर है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं तो शायद इनको दीपक हुड्डा से पहले प्रेफर किया जाए प्लेइंग 11 में। एंड ऐसा भी हो सकता है कि दीपक हुड्डा विजय शंकर दोनों में साथ में भी खेलते हुए दिख जाए। आगे चले तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है मिडिल ऑर्डर में शेख राशिद का। देखो, शेख राशिद को अगर आप नहीं जानते हो तो लास्ट सीजन में भी ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे। उसके अलावा देखो, लास्ट टाइम जब मैंने इनको खेलते हुए देखा था, इट वाज इन 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप से ये फेमस हुए हैं। जो 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप था, अभी रिसेंटली नहीं, उससे पहले वाला, वहाँ पे ये इंडिया के वाइस कैप्टन थे एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था वर्ल्ड कप में। अराउंड 200 प्लस रन इन्होंने बनाए थे 50 के एवरेज के साथ, और फाइनल में इसके सबसे ज़्यादा रन थे, 50 रन इन्होंने बनाया था, जहाँ पे इंडिया जीती भी थी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं एंड लास्ट सीजन में चेन्नई के लिए थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिला था। लेकिन इस साल अगर ऐसा होता है कि जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स खरीदे गए हैं वो नहीं चल पाते हैं, तो शायद आपको शेख राशिद देखने को मिल जाए। देखो, ऐसा कोई चेन्नई फैन तो चाहेगा नहीं कि ऐसा हो कि राहुल, दीपक वगैरह ना चले, सब यही चाहेंगे कि चले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपके पास शेख राशिद का एक ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछा जाए कि वीकेस्ट सेक्शन कौन सा देखने को मिल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, तो वो मिडिल ऑर्डर ही होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने जितने भी प्लेयर्स रखे हैं अपनी टीम में, आप दुबे को एक हटा लो, वो पावर हिटर हैं, अच्छा फॉर्म में भी हैं, तेज़ी से रन भी बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप देख लो तो राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा या फिर विजय शंकर, ये कुछ खास कर नहीं पाए हैं पिछले कुछ सीजन्स में। रचिन के कम ही चांसेस है खेलने के। उसके अलावा शेख राशिद को कभी आईपीएल में देखा नहीं है, तो उनके बारे में भी, उन पे मतलब कुछ खास उनके बारे में कह नहीं सकते हैं, या फिर उन पे उतना भरोसा नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो भरोसेमंद प्लेयर्स है, त्रिपाठी, हुडा वगैरह, उनका कुछ रिसेंटली फॉर्म अच्छा रहा नहीं है आईपीएल में। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे वीकेस्ट सेक्शन है चेन्नई सुपर किंग्स का। अगर ये अच्छा कर जाता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को रोकना बहुत मुश्किल होगा। आगे चले लोअर ऑर्डर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने 5 तक आपको बताया, राहुल, दुबे और आपको हुडा देखने को मिलेंगे। आगे 6, 7, 8, 9 के बारे में हम बात करें तो आपको MS धोनी, जडेजा, सैम करन और अश्विन प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। धोनी के साथ देखो, लास्ट सीजन तो बहुत अच्छा गया था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है धोनी के साथ कि वो क्रिकेट करेंटली खेल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ IPL खेलने आते हैं। अब क्या लास्ट टाइम जैसा वापस से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जडेजा के बारे में बात करें तो देखो, जडेजा के साथ भी अभी सेम सिचुएशन ही है। वर्ल्ड कप के बाद वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो T20 क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं वहाँ पे इंडिया के स्क्वाड में हैं। तो एकदम से जब आप लंबे टाइम तक T20 क्रिकेट खेलते नहीं हो और एकदम से आप इतने बड़े इवेंट में आ जाते हो, IPL में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, क्या वहाँ पे जडेजा अच्छा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देन आपके पास सैम करन का ऑप्शन है। सैम करन देखो, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उम्मीद होगी कि ज़्यादा बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट करें। गेंदबाजी में तो ये अच्छा करेंगे ही, मेरे हिसाब से आपको इनिशियल ओवर्स में विकेट निकाल के दे सकते हैं, लेकिन इनको बल्लेबाजी से भी अच्छा करना पड़ेगा। देन रविचंद्रन अश्विन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखो, नंबर 9 पे आएंगे यहाँ पे, लेकिन आप इनसे ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हो। अगर आपको इनकी बल्लेबाजी देखनी है ना, तो मैं बस बोलूँगा कि आप लास्ट सीजन का TNPL जाके देखो।
TNPL में प्लेऑफ्स में सेमीफाइनल में ये मैन ऑफ द मैच थे, बल्लेबाजी से इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, फिर फाइनल में भी इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और फाइनल में भी ये अपने बल्लेबाजी के कारण मैन ऑफ द मैच बने और फाइनल अपनी टीम को जिताया भी। तो बहुत अच्छे बल्लेबाजी और TNPL में अपनी टीम के लिए 3-4 पे बल्लेबाजी करते हैं और राजस्थान के लिए भी हमने देखा था कि ये ऊपर आके बल्लेबाजी करते थे, तो इनसे भी हम बल्लेबाजी में उम्मीद रख सकते हैं। यानी कि चेन्नई के पास 9 तक तो बैटिंग है, ये आप देख ही सकते हो, जो कि अच्छी बात है। जितना डेप्थ रहेगा आपकी बैटिंग में उतना अच्छा है। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो विजय शंकर आपको लोअर ऑर्डर में भी देखने को मिल सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि अभी करंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। आगे चले तो जैमी ओवर्टन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जैमी ओवर्टन को जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सिंपल मैं अगर आपको इनके बारे में समझाऊं तो देखो, इंग्लैंड के प्लेयर हैं और आप कह लो कि सैम करन जैसे प्लेयर हैं सेम, बस ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट बॉलर है। सैम करन के साथ उल्टा है, इस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो आप कह सकते हो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है जैमी ओवर्टन सैम करन के। अगर सैम करन अच्छा नहीं करते हैं उसी के लिए जैमी ओवर्टन को यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये भी ऑप्शन है आपके पास एक लोअर ऑर्डर में। आगे चले तो वंश बेदी का भी ऑप्शन है इस टीम के पास। देखो, वंश बेदी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप कह सकते हो धोनी के अलावा एकमात्र और विकेट कीपर जिनको खरीदा गया है। वैसे डेवन कॉनवे हैं आई नो, बट अगर आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर के साथ जाना है तो वंश बेदी को खरीदा गया है। एंड ये बंदा पॉपुलर हुआ है दिल्ली प्रीमियर लीग से, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। मैंने एक मैच देखा था, ऋषभ पंत उस मैच में खेल रहे थे। मुझे याद है ये प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस मैच में। ऑलमोस्ट इन्होंने अराउंड 50 रन बनाए थे 200-250 के स्ट्राइक रेट से, तो अच्छे प्लेयर हैं ये। एंड दिल्ली प्रीमियर लीग में ये पुरानी दिल्ली के लिए खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और लोअर ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए एक चॉइस होंगे ये लोअर ऑर्डर में। एंड और भी बाकी मैचेस में भी जहाँ तक मैंने देखा इन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में अच्छा किया था और वहीं से ये फेमस हुए हैं और अब ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हमें देखने को मिलेंगे, तो ये भी एक ऑप्शन है चेन्नई के पास। आगे चले तो आंद्रे सिद्धार्थ एक प्लेयर है, ये भी ऑप्शन है चेन्नई के पास। देखो, ये भी लोकल प्लेयर है चेन्नई के। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ये चेपॉक सुपर गिलीज करके एक टीम है, उनके लिए खेलते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। एंड ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक ऑप्शन होंगे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। आगे चले तो आखिरी एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है रामा कृष्णा घोष। देखो, ऑलराउंडर है महाराष्ट्र के एंड अभी फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, जिसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तो गायकवाड़ वहां पे नज़र रख पाएंगे इस प्लेयर के ऊपर। एंड देखो, बहुत अच्छा प्लेयर है जितना मैंने इनको देखा है। ये आपको 7, 8, 9 पर ये आपके लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं, प्लस ये गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ही इज़ राइट आर्म पेसर, यानी कि अच्छे ऑलराउंडर है। आप कह लो नीतीश रेड्डी या फिर हार्दिक पांड्या जैसे। तो अगर चेन्नई को कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है कि सैम करन नहीं खेल पाते हैं तो ये एक अच्छे रिप्लेसमेंट होंगे और इंडियन रिप्लेसमेंट होंगे सैम करन के, जिसके बाद आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट भी बच जाएगा जहां पे आप रचिन को प्ले कर सकते हो या फिर आप नेथन एलिस और नूर अहमद दोनों को एक साथ प्ले कर सकते हो, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हमें लोअर ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। देखो, लोअर ऑर्डर के बारे में मैं बस यही बोलूँगा कि जो मैंने आपको बस एक प्रॉब्लम बताया वही मुझे प्रॉब्लम लगता है कि जो MS धोनी हो गए या फिर जडेजा हो गए वो T20 क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं अभी। खास करके MS धोनी लंबे टाइम से वो नहीं खेल रहे हैं, जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो एकदम से क्या इतने टफ लीग में वो अच्छा कर पाएंगे? देखो, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और मतलब कोई और होता तो शायद मैं ना बोलता, लेकिन बिकॉज MS धोनी है और जडेजा है थला और थलापति हैं, तो हम इनसे उम्मीद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो लोअर ऑर्डर है वो अच्छा दिख रहा है। आपके पास धोनी, जडेजा, करन और अश्विन है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप शंकर को प्ले कर सकते हो, आप ओवर्टन को प्ले कर सकते हो, वो अच्छे ऑलराउंडर हैं। वंश बेदी का ऑप्शन है, सिद्धार्थ का ऑप्शन है आपके पास, रामा कृष्णा घोष का ऑप्शन है। तो ओवरऑल लोअर ऑर्डर मुझे अच्छा दिख रहा है। तो ये था पूरा का पूरा बैटिंग डिपार्टमेंट। एक एक प्लेयर के बारे में हमने अच्छे से बात किया। अब हम चलते हैं गेंदबाजी के ऊपर। बॉलिंग को भी हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, पावर प्ले, स्पिनर्स एंड देन डेथ ओवर। स्टार्ट करते हैं हम पावर प्ले से। तो देखो, पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास अच्छे खासे ऑप्शंस है, जो कि अच्छी बात है। सबसे पहले प्लेइंग 11 से अगर हम देखें तो जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया, नंबर 9 तक मैंने आपको बताया अश्विन, हमें नंबर 10 पे खेलते हुए दिखेंगे पथिराना, नंबर
नंबर 11 पर आप खलील को ले लो, और नंबर 12 पर डिपेंड रहेगा, अगर आप स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहे हो तो नूर खेलेंगे, अदरवाइज बाकी पिचेस पे आपको नेथन एलिस खेलते हुए दिखेंगे। तो ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है सैम करन एंड खलील अहमद। ये दो वो गेंदबाज होंगे जो आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस साल पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। जो रोल पहले दीपक चाहर निभाते थे वो अब खलील अहमद को करना पड़ेगा, और सैम करन तो पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पावर प्ले में गेंदबाजी कर चुके हैं और अच्छा भी करते थे। तो ये मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है, यही आपको पहले 6 ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में एक बार बात करें तो यहाँ पे मुकेश चौधरी का भी ऑप्शन है, जो कुछ मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पावर प्ले में गेंदबाजी कर चुके हैं। एक बार मुझे याद है शायद उन्होंने रोहित को आउट करा था ना, रोहित और ईशान किशन को आउट करा था एक ही ओवर में या फिर एक ही स्पेल में, जहाँ तक मुझे याद है। तो अच्छे गेंदबाज हैं और ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप खलील का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इनको कह सकते हो। अगर खलील अहमद अच्छा नहीं करते हैं तो आपको मुकेश चौधरी उनकी जगह पे खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शंस है जैसे कि गुरजपनीत सिंह। गुरजपनीत के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूँगा, देखो बहुत टैलेंटेड बॉलर है एंड बहुत महंगा खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। पैसा और भी टीम्स ने लगाया था लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। तो सबसे अच्छी बात है कि चेन्नई के लोकल प्लेयर हैं, मैं आपको बता दूं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलते हैं ये मादुराई पैंथर्स टीम के लिए, और मादुराई पैंथर्स के ये स्ट्राइक बॉलर हैं। अभी फिलहाल ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे हैं तमिलनाडु के लिए। जो मैच में मैंने आपको बताया कि विजय शंकर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे एक खराब चीज़ ये हुआ कि इनकी बहुत धुलाई हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने इनको बहुत रन मारा, इनके सामने एक ही ओवर में अराउंड 30 रन मारा था, जो कि शायद इस साल का जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर था इस सीज़न का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे गेंदबाज हैं ये आपके लिए पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं एंड ये आपके लिए डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसा ये अपनी टीम मादुराई पैंथर्स के लिए करते हैं। उनके लिए पहला ओवर भी डालते हैं और 20वां ओवर भी डालते हैं। तो अच्छे गेंदबाज है, चेन्नई के लिए भी ये कर सकते हैं और अच्छा ऑप्शन रखा है चेन्नई ने। बाकी ऑप्शंस पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पे अंशुल कंबोज देखने को मिलेंगे। देखो अंशुल कंबोज को आप सबने पिछले साल आईपीएल में देखा ही होगा, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। अब ये हमें चेन्नई की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। पिछले सीजन में जब मुंबई प्लेऑफ से बाहर हो गया था तो अंशुल कंबोज को टीम में जगह मिली थी और इन्होंने अच्छा करा था। इनका एक रिकॉर्ड भी है रणजी ट्रॉफी में, मैं बता दूं केरला के अगेंस्ट इन्होंने पूरी की पूरी केरला टीम को अकेले आउट कर दी थी, यानी कि 10 विकेट इन्होंने लिया था। 3rd बॉलर बने थे शायद रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री के जिन्होंने ये कारनामा किया था, और ये बैटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऑलराउंडर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है चेन्नई के पास। और भी ऑप्शन है चेन्नई के पास जैसे कमलेश नागरकोटी। कमलेश नागरकोटी को आप सब जानते ही होंगे, 2018 अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके ये पार्ट थे, जो ओजी टीम थी आप कह सकते हो, बिकॉज वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया को मिले हैं जैसे शुभमन गिल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ उस टीम के कैप्टन थे। उस टीम के पार्ट थे कमलेश नागरकोटी, और जब आईपीएल में आए थे तो बहुत ज़्यादा हाइप था इनको लेकर। ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ में इनको कोलकाता ने खरीदा था। देन इनको इंजरी हुआ, फिर ये दिल्ली की टीम में गए और अब हमें ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में देखने को मिल रहे हैं। तो जो हाइप जब डेब्यू किया था इन्होंने तब था, अब तो वो ख़त्म ही हो चुका है। बट जो भी है ये एक और ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। लास्ट ऑप्शन चेन्नई के पास है जैमी ओवर्टन का। जैसा मैंने बताया सैम करन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, अगर सैम करन नहीं खेलते हैं तो ये खेलेंगे और ये आपके लिए पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं। पहले 6 ओवर में ये जैसे सैम करन गेंदबाजी कर सकते हैं, ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं और आपको विकेट लाके दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है चेन्नई के पास। तो पावर प्ले देखो, पावर प्ले सब कुछ सेटल लग रहा है मुझे। सैम करन, खलील अहमद दोनों अच्छे गेंदबाज हैं, दोनों अच्छा करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि खलील उतना अच्छा नहीं कर पाता है तो आपके पास मुकेश चौधरी का ऑप्शन है, आपके पास गुरजपनीत और अंशुल, ये दोनों भी बहुत टैलेंटेड गेंदबाज हैं, मैं आपको बता दूं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ये साल मुझे ये देखने को मिला कि बॉलर्स तो बहुत सारे खरीदे हैं। आप पिछले सीजन में देख लो, चेन्नई के पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन थे नहीं, राजवर्धन, हंगरगेकर हो गए, लेकिन उनसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन में आप कह सकते हो बेटर ऑप्शंस रखे गए हैं, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो गुरजपनीत हो, चाहे वो अंशुल हो। तो उम्मीद है कि चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे चले स्पिनर्स के सेक्शन पे, तो स्पिनर्स तो अनडाउटेडली देखो सब मान जाएंगे कि बेस्ट डिपार्टमेंट है स्पिन में चेन्नई सुपर किंग्स के पास। प्लेइंग 11 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसमें से कौन कौन से स्पिनर्स है। सबसे पहले रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, और जब आप चेपॉक में खेलोगे तो आपके पास नूर अहमद का भी ऑप्शन होगा, और साथ ही साथ दीपक हुडा भी प्लेइंग 11 में, यानी कि 3 प्रॉपर स्पिनर और एक आपके पास दीपक हुडा है। आप 16 ओवर तक स्पिन से डलवा सकते हो। तो बेस्ट डिपार्टमेंट है स्पिन में, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर एक बार बात करें तो आपके पास सचिन रविंद्रा का ऑप्शन है, अगर वो प्ले करेंगे तो वो भी आपके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स ने इनसे खास कुछ ज़्यादा गेंदबाजी करवाई नहीं थी, जो कि मुझे सही डिसीजन लगा नहीं था, बिकॉज ये गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन पे नजर डालें तो इनके पास श्रेयस गोपाल हैं। श्रेयस गोपाल को अगर आप सब जानते ही होंगे, 50 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं आईपीएल में, अब बहुत सारी टीम्स के लिए ये खेल चुके हैं एंड एक इनको बैकअप के तौर पे रखा गया है। तो स्पिन डिपार्टमेंट जैसा मैंने बोला, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करके कोई सेंस नहीं बनता है। इनके पास बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट है पूरे आईपीएल में, और कोई भी बैटिंग लाइनअप हो, स्पिनर से तो डर के खेलना पड़ेगा चेन्नई के, चाहे कोई भी बैटिंग लाइनअप हो किसी भी टीम का। आगे चले हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर, तो वो है डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स में क्या ऑप्शन है चेन्नई के पास? तो प्लेइंग 11 में जो 2 प्लेयर्स हैं जो डेथ ओवर्स में हमें देखने को मिलेंगे गेंदबाजी करते हुए, सबसे पहले मतीसा पथिराना और दूसरे नेथन एलिस। चेपॉक के बाहर जब भी चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी, मतीसा पथिराना के साथ नेथन एलिस का भी ऑप्शन होगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास, जो कि बहुत अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आपने पंजाब के लिए इनको गेंदबाजी करते हुए देखा ही होगा, बहुत टैलेंटेड गेंदबाज हैं। एंड डेथ ओवर्स में अगर पथिराना और एलिस गेंदबाजी करे तो किसी भी टीम के लिए आखिरी के 4 ओवर्स में रन बनाना ईजी नहीं होगा। लेकिन चेपॉक के पिचेस पे अगर नेथन एलिस नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे नूर अहमद खेलेंगे, तो आपके पास सैम करन का ऑप्शन है। सैम करन तो लाइनअप में है ही, और ये भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। चेन्नई के लिए भी किया है, पंजाब के लिए भी किया है। तो हमें सैम करन और पथिराना का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा चेपॉक के पिच पे, और बाकी पिचेस पे आपको नेथन एलिस और पथिराना का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सही है। बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो गुरजपनीत सिंह का भी ऑप्शन है। जैसा मैंने बताया, अपने टीम के लिए पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं टीएनपीएल में, तमिलनाडु के लिए भी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होंगे अगर ये प्ले करते हैं तो। देन अंशुल कंबोज भी हैं आपके पास, पिछले साल इन्होंने मुंबई के लिए भी किया था, तो ये भी आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है चेन्नई के पास, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि पथिराना और एलिस है आपके पास, और साथ ही साथ सैम करन भी हैं। तो जो डेथ ओवर्स है वहाँ पे तो चेन्नई के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे भी चेन्नई सुपर किंग्स आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दिख रही है डेथ ओवर्स में। बिकॉज आप मुंबई को देख लो, तो मुंबई के पास बुमराह के अलावा कोई है नहीं। ट्रेंट बोल्ट पे शायद आप डेथ ओवर्स में उतना भरोसा ना कर पाओ, चाहर तो डेथ ओवर्स में करते नहीं हैं। तो मतलब सोचो, उतनी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है मुंबई इंडियंस पेपर पे, उनके पास भी डेथ ओवर्स में उतने ऑप्शंस नहीं है जितना चेन्नई सुपर किंग्स के पास है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ये सेक्शन में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब हमने देखो हर एक सेक्शन के बारे में एक एक करके बात कर लिया है, हर एक सेक्शन के बारे में, हर एक पोजीशन के बारे में, और हर एक प्लेयर के बारे में भी हमने एक एक करके बात कर लिया है। अब हम चेन्नई सुपर किंग्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में क्या बात करते हैं, ओवरऑल ये स्क्वाड कैसा लग रहा है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा चेन्नई के जो स्ट्रेंथ है उसको। तो देखो, स्पिन अटैक जैसा मैंने बताया चेन्नई का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ये चेन्नई के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है इस बार। बिकॉज उनका जो ग्राउंड है चेपॉक, इस बार तो चेन्नई सुपर किंग्स जितना ज़्यादा टर्न पिच उसको बना सकती है उतना ज़्यादा बनाएगी। एंड अच्छी बात यह है कि देखो, चेपॉक में तो स्पिनर्स के लिए जन्नत होता ही है, लेकिन जब आप जडेजा हो, जब आप अश्विन हो और जब आप नूर अहमद हो, तब सामने वाले का क्या होगा ये तो हमें इस सीज़न में ही देखने को मिलेगा। तो स्पिन अटैक चेन्नई का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होने वाला है। दूसरा स्ट्रेंथ मुझे चेन्नई का लगता है वो है डेथ ओवर्स में जो उनके पास गेंदबाजी है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपको नेथन एलिस और पथिराना से ज़्यादा बेटर ऑप्शन शायद ही किसी टीम के लिए देखने को मिलेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के बाद जो गेंदबाजी है डेथ ओवर्स में, वो भी उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होने वाला है। थर्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स का बैकअप। जो बैकअप रखे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, पर्टिकुलरली आप किसी भी पोजीशन का बात कर लो, हर एक पोजीशन पे चेन्नई सुपर किंग्स ने बैकअप रखा है। अगर त्रिपाठी अच्छा नहीं करते हैं तो आप रविंद्रा को खिला सकते हो, फिर आप एक इंडियन प्लेयर को जगह पे खिला लो किसी ओवरसीज़ प्लेयर के। आपके पास विजय शंकर है हुडा के रिप्लेसमेंट, आपके पास ओवरटन है सैम करन के रिप्लेसमेंट, और गेंदबाजी में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अंशुल और गुरजपनीत को रखा गया है, जो कि खुद में ही बहुत टैलेंटेड गेंदबाज हैं। तो ऑप्शंस हर एक स्पॉट के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने रखा है, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा होता है। जितना बैकअप आपके पास हो उतना सही होता है, बिकॉज आप कभी भरोसा नहीं कर सकते कौन फेल हो जाए किसी सीज़न में, तो बैकअप होना ज़रूरी होता है। अब स्ट्रेंथ के बाद हम चेन्नई सुपर किंग्स के वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, वीकनेस मुझे जो दिख रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का वो है मिडिल ऑर्डर। मैं मानता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने
अपने पिच को देख के टीम बनाई है, बैटिंग में भी अपने पिच को ही देख के चेन्नई ने टीम बनाई है। बिकॉज ये जो आपको प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये सारे प्लेयर्स स्पिन अच्छा खेलते हैं, कुछ बाकी कुछ ना भी करें तो स्पिन अच्छा खेलते हैं ये प्लेयर्स, और ये देख के इनको बनाया गया है। लेकिन देखो चेपॉक के पिचेस पे मैं मानता हूँ अच्छा कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको चेपॉक में ही सिर्फ जीतना है। मानता हूँ चेन्नई चेपॉक में 7 में से 5 या 6 मैच जीत जाती है, ठीक है, जो हमेशा जीतते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, इतने मैचेस जीत लेते हैं। लेकिन इससे आप क्वालिफाई नहीं हो जाओगे, आपको बाकी 7 में से भी 3-4 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर आपको एटलीस्ट क्वालिफाई होना है। तो अगर आपको टॉप स्पॉट के साथ क्वालिफाई होना है तो आपको बाहर भी मैचेस जीतने पड़ेंगे, सेम उतने ही जितना आप अपने घर पे जीत रहे हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हमारे सामने कोई 240 रन का टारगेट खड़ा कर दें तो राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये लाइनअप के साथ हम चेस कर पाएंगे उस टारगेट को? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज इस पूरे लाइनअप में आप दुबे के अलावा देख लो तो आपको एक भी पावर हिटर नहीं देखने को मिलेगा। देखो जैसा मैंने बताया कि डेवन कॉनवे, गायकवाड़ अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो पावर हिटर्स नहीं है, आपको वो कंसिस्टेंटली रन बना के देंगे। लेकिन बाकी टीम को जब पता है कि आपका बैटिंग ऑर्डर वीक है, उतने तेजी से रन नहीं बना सकते हैं, तो वो भी सपाट पिच बनाएंगे एकदम। जैसे आप टर्निंग पिच बनाओगे, सामने वाला सपाट पिच बना सकता है कि जितने ज़्यादा रन हम बना दें, क्योंकि ये टीम शायद उतना रन चेज ना कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस सीजन में, जो हमने थोड़ा बहुत लास्ट सीजन में भी देखा था। चेन्नई सुपर किंग्स बड़े टोटल को चेज कर नहीं पा रही थी। एंड ये साल हो सकता है कि बहुत सारे मैचेस में जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम तो 250-250 रन भी चेज हुए हैं, तो ये साल भी आपको वैसा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को एटलीस्ट एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐड करना चाहिए था। जॉस इंग्लिश, मैंने कितनी बार बोला था चेन्नई को टारगेट करना चाहिए था। अगर चेन्नई उनको ले लेता, मिडिल ऑर्डर में रखता, तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप बहुत ज़्यादा डेडली दिखता। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा हुआ नहीं कुछ। तो ये एक वीकनेस हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में देखने को मिल रहा है। दूसरे वीकनेस की तरफ चले तो वो मेरे हिसाब से यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया कि प्लेयर्स एक्टिव नहीं है बहुत सारे, जो इनके मेन प्लेयर्स हो गए, धोनी हो गए। बिकॉज देखो अगर आप लाइनअप में हो तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो धोनी एक्टिव प्लेयर नहीं है, वो खेल नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जडेजा भी T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अश्विन भी सिर्फ TNPL में खेलते हुए दिखते हैं, उसके अलावा ये इंडिया में टेस्ट वगैरह ही खेलते रह जाते हैं। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो उतना ज़्यादा T20 क्रिकेट अभी खेल नहीं रहे हैं। और देखो इस स्टेज पे आके बिना उस फॉर्मेट में प्रैक्टिस के मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम होगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बाकी देखो कुछ मेजर वीकनेस मुझे इस टीम में दिख नहीं रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस टीम है, सोच समझ के ही जो मास्टरमाइंड है, धोनी हो गए, स्टीफन फ्लेमिंग हो गए, उन्होंने सोच समझ के ही ये स्क्वाड बनाए हैं। एंड जो ओनर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, दे वर वेरी हैप्पी आफ्टर द ऑक्शन। दे वर सेइंग कि जो भी हमारे प्लान्स थे वो हमने अचीव करा इस ऑक्शन में। उनके हिसाब से तो अच्छा स्क्वाड बना है। जो वीकनेस मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसा कुछ मेजर मुझे वीकनेस इस टीम में नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम स्क्वाड को रेट करें कि कैसा हमें स्क्वाड देखने को मिल रहा है, तो देखो स्क्वाड अच्छा है। चेपॉक में ये टीम अच्छा करेगी। शायद ऐसा भी हो कि ये चेपॉक में अनडिफीटेबल हो, इनको 7 जो इनके मैचेस होंगे चेपॉक में उसमें से कोई ना हरा पाए। ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 मैचेस तो ये एवरेज जीत ही जाते हैं चेपॉक में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 से 6 मैचेस ये यहाँ पे जीतेंगे, और बाकी जो ग्राउंड है 7 में से वहाँ पे उनको 3 से 4 मैचेस और जीतने होंगे अगर उनको अच्छे स्पॉट के साथ क्वालिफाई होना है। बिकॉज जैसा हम सबको पता ही है कि अगर आप टॉप 2 में के साथ क्वालिफाई होगे तो जो आपको पर्क्स मिलते हैं प्लेऑफ्स में, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है फाइनल जाने के लिए। अगर आप नंबर 3-4 से क्वालिफाई होते हो तो फाइनल तक ही पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पहले एलिमिनेटर खेलना पड़ता है, देन आपको क्वालिफायर 2 खेलना पड़ता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो बेटर यही होगा कि आप टॉप 2 के साथ क्वालिफाई करें, और उसके लिए आपको सामने वाले के पिचेस पे भी अच्छा करना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे ये स्क्वाड अच्छी दिख रही है। ये वो स्क्वाड हो सकती है जो चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी 6ठी ट्रॉफी दिलाए। अब ये था हमारा पूरा का पूरा एनालाइज। देखो हमने सबसे पहले तो हर एक प्लेयर के ऊपर फोकस करा है, सारे प्लेयर्स के बारे में बात करा, ताकि आपको भी सारे प्लेयर्स के बारे में पता चल जाए। ऐसा नहीं है कि जो मेन प्लेयर्स हैं 7-8 या फिर जो 11 है उसी के बारे में बात किया है हमने हर एक प्लेयर के बारे में आपको डिटेल में समझाया। वो अभी करेंटली क्या कर रहा है, कैसे फॉर्म में है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है चेन्नई सुपर किंग्स के, सब कुछ आपको बताया। अब देखो एक अगर आपने यहाँ तक अभी तक वीडियो देखा है, एक रिक्वेस्ट होगी कि आप कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एनालाइज वीडियो
वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा खराब लगा, इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि आपको एनालाइज ये और ज़्यादा परफेक्ट लगे, ये आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ऑल्सो आपको नेक्स्ट एनालाइज वीडियो किस टीम पे चाहिए आप कमेंट्स में लिख के बताओ। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, तो आप वहाँ से जो भी न्यूज़ होगा वो चेकआउट कर सकते हो सबसे पहले। एंड वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से ऐसी वीडियोस बनती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, पूरा का पूरा डेटा निकालना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे क्रिकेट कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।